अलग रूप में देखा जाए, लेकिन भारत को भारत कहने का मतलब किसी तस्वीर पर खींच दिए गए नक्शे के बीच आने वाला भूगोल और उसके बीच में आने वाली कुछ जनसंख्या भारत नहीं है। भारत का होने का मतलब इस देश के लोगों का है। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब मेरे लिए तथागत बुद्ध के विचारों का एक देश, और देश ही नहीं, बुद्ध को जब भी मैं याद करता हूं, बिहार की जमीन पर बुद्ध को याद करने का अर्थ यह है कि हम अपनी एक ऐसी वैचारिक जड़ को याद करते हैं जो उन लोगों के भी काम आ जाते हैं जो भारत में तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े रहते हैं, लेकिन विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हुए हैं। और तथागत बुद्ध का मतलब मेरे लिए प्रज्ञाशील करुणा है, वैज्ञानिक चेतना है, समानता है, न्याय है, सत्य है, अहिंसा है और इंसानियत को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला दुनिया का एक ऐसा विचारक जिसकी खूब मूर्तियां उसकी भी तोड़ी गई, उनके भी खिलाफ युद्ध छेड़ा गया, उनको भी खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि दुनिया में शुरुआती सबसे प्रमुख लोगों में अगर आइडिया ऑफ इंडिया को याद करेंगे, आइडिया ऑफ वर्ल्ड को याद करेंगे, तो वो तथागत बुद्ध के बिना शुरू ही नहीं हो सकता। और इसलिए बिहार की जमीन पर हम अपनी विरासत को याद करते हैं, और वो विरासत त्रिवेणी संघ और उसके बाद अर्जक संघ हमारे उत्तर प्रदेश में काम करता था। बिहार की जमीन, बिहार लेनिन के नाम से जाने जाने वाले, उन्हें भारत लेनिन की तरह याद किए जाने वाले जगदेव बाबू की जमीन है। 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। एक ऐसा ख्याल, बिहार लेनिन जगदेव बाबू कहते थे कि अगर कार्ल मार्क्स भारत में पैदा हुए होते तो वो वर्ग संघर्ष के बाद वर्ण संघर्ष की बात करते। असल में भारत का कम्युनिज्म बिना जाति को एड्रेस किए पूरा होने का संभव ही नहीं है। और इसलिए बिहार लेनिन जगदेव बाबू सामंतियों की आंख में चुभते थे। और उस बिहार की जमीन पर जहां उनके साथ इस बेरहमी से उनको मारा गया, उस अर्जक संघ में शोषित दल समाज दल मिला करके जब बना शोषित समाज दल, उस आंदोलन को मैं याद करता हूं। बिहार की जमीन पर कर्पूरी ठाकुर जी को याद करता हूं। और उन लोगों को केवल इसलिए आप जानते हैं, और इस इतिहास को बार बार कहे जाने की जरूरत है कि जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई तो दिल्ली, जहां से मैं आया हूं, कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि वहां बहुत खराब लोगों का कब्जा है। कब्जा मीन्स केवल दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके कब्जा नहीं होता कि कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई गृह मंत्री बन गया। एक बौद्धिक कब्जा भी होता है। देश के बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और जिनकी पैदाइश है हम, उन इंस्टीट्यूशन से लेकर के बौद्धिक जगत में जिनका कब्जा है, जो लोग कलम पर कब्जा किए हुए थे, उन्होंने नारे बनाए कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। अभी बात हो रही थी कि ओबीसी क्यों नहीं याद करता बाबा साहब को, तो मेरा मन करता है कि कभी कभी ओबीसी समाज को हर जगह ये बात याद दिलाई जाए कि वो उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी मुख्यमंत्री थे, राम नरेश यादव। बिहार में एक ओबीसी मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर, और दोनों ओबीसी थे, और दोनों को गाली दी गई बाकायदे यह कहते हुए कि बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। आरक्षण कहां से आई, और मां बहन की गाली दी गई कर्पूरी ठाकुर को। तो इससे हो सकता है धीरे धीरे ओबीसी को यह बात समझ में आएगा कि हमारे साथ भी किस तरह का अपमान जलालत झेलना पड़ा। बिहार की जमीन पर एक और नाम मुझे याद आता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल का।
और वो किस्सा जब मैंने पढ़ा कि बिंदेश्वरी प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गंगा में जल यातायात होता था, तेल रिस गया, आग लग गई। विधानसभा में एक शख्स खड़ा होकर बोला कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक शूद्र बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल साहब खड़े हुए, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखो गंगा में तो आग लगी है तेल रिसने से, लेकिन हमारे लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है अभी मुझे इसे और भड़काना है ताकि हम एक बेहतर मुल्क बना पाएं। और वो भी ओबीसी थे। और वहां से होते हुए अब मैं उत्तर प्रदेश के हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, बहुत सम्मान के साथ मैं ये याद दिला रहा हूं कि उनके जाने के बाद जब उनका घर गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कबूल किया कि अब तक तो हम अपने को फॉरवर्ड समझते थे, ये बीजेपी वालों ने हमको बैकवर्ड घोषित कर दिया। और अब वो भी कम से कम ये बात समझ रहे हैं कि ओबीसी होने के बाद भी उनकी नज़र में आपकी अहमियत क्या है। जाति देख करके गालियां ओबीसी को भी पड़ी हैं। और ठीक कहा हमारी महिला वक्ता ने कि बाबा साहब ने क्या किया। बैंक कर्मचारी संघ का ये आयोजन है। अभी ओम प्रकाश जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमने एक बड़ा संगठन बनाया है, बैंक कर्मचारी के लोग मिलकर के, एससी एसटी ओबीसी सब मिलकर के अपने लिए भी संघर्ष करते हैं और बैंक के लिए भी संघर्ष करते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ वक्ता महोदय बोल रहे थे तो ये आग्रह भी कर रहे थे कि जो बड़े खतरे हैं उनसे भी लड़ना है। अब बड़े खतरे में क्या है भाई, बैंक में अगर सामान्य आदमी लोन लेने चला जाए तो 1 लाख रुपया अगर लोन लेना है तो चप्पल घिस जाएगी, उसे लोन नहीं मिलेगा। बैंक वालों बताओ सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। लेकिन देश कैसे चल रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर के कोई दुनिया का दूसरा आदमी बन गया क्योंकि उसका दोस्त इस देश का प्रधानमंत्री बैठा था। और दुनिया में इतना ज्यादा लोन किसी दूसरे उद्योगपति को नहीं मिला और सारा लोन का पैसा एक खबर आई और उसका पूरा मार्केट गिर गया। वो जो बैंक का पैसा लेकर के विदेश भाग गए वो कहां से लोन पा गए। असली बड़ा खतरा तो इस फर्क का है, आम इंसान का मुल्क कहां है ये। और तब उन्होंने जब ये बात कही थी कि बैंक भी हमारा बेचा जा रहा है, मैं अभी पूछ रहा था तो ये लोग बताए कि बैंक ऑफ इंडिया अभी तक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक है, यानी मैं जिस विश्वविद्यालय से आया हूं वो भी अभी तक सरकारी विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय। आपके बैंक का कार्यक्रम है, ये भी सरकारी बैंक है। तो हम दोनों को ये चिंता कहनी चाहिए और बाबा साहब के जयंती पर यह चिंता जरूर होनी चाहिए कि आज तक तो हम दोनों सरकारी हैं, कितने दिन तक सरकारी बचे रहेंगे। अभी वो कह रहे थे ओम प्रकाश जी कि अभी ये जो 24 की सरकार अगर बन गई तो सबसे पहले बैंक अगर कोई बिकेगा तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे, कागज पत्र तैयार हो गया होगा कि अब इसको भी बेच दो। और वैसे ही नई शिक्षा नीति को जो बनी है उसने हमारे जैसे तमाम विश्वविद्यालयों को जो सरकारी थे प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। बस उसकी घोषणा ऐसे नहीं होगी, वो धीरे धीरे असर दिखाएगा अपना।